तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 29 जनवरी 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का लेक्चर है ये। गाइज, ये लेक्चर आपको खबरी पॉडकास्ट पर भी प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर भी आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं। सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक फॉलो करना, और लेक्चर के दौरान मैं आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा, और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। यूपीएससी 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, आप प्रूफ में चेक कर सकते हैं। और इवन अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बता दें कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जो भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। तो आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए ये वाले, और यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को अपन कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप रेगुलरली यहां पर लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर किया जाता है। तो आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं तो पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे अपन। पेपर 2 का पहला टॉपिक होगा क्लाइमेट एडाप्शन समिट 2021 का। उसके बाद अपन आयुष संवाद क्या है इसको समझेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ने पैलेस्टीन के साथ अपने रिलेशन को दोबारा से रीस्टोर कर दिया है, तो इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस फ्रेमवर्क क्या है तो इसकी बात करेंगे। और 50 साल इंडो बांग्लादेश रिलेशंस को पूरे हो गए हैं तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे जो आईएमएफ जारी करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करती है। उसके बाद फिर अपन पेपर 3 के टॉपिक्स को देखेंगे। पेपर 3 में पहला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर का। उसके बाद फिर बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार में इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लॉन्च की गई है तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मारुत क्या है तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और एमफेक्स 21 एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे। तो इतने टोटल टॉपिक्स हैं जो आज अपन कवर करने जा रहे हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इस पूरे लेक्चर के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली जो यहां पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी पीडीएफ मिलती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। संडे वाले दिन आपको रिवाइज करने के लिए वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर का, पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज की फीस में। और एक ऑफर भी है, और ऑफर से रिलेटेड जानकारी हासिल करने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू और एसएमएस के थ्रू ही मुझसे कांटेक्ट करेंगे। कॉल मत कीजिएगा, कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा। सिर्फ एसएमएस, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। या फिर आप मुझे फेसबुक पर, मेरा नाम कमलाक्ष झा है, मेरे नाम को सर्च करके मुझे वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, राइट। और पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी आपको। और पेमेंट से रिलेटेड भी डिटेल्स वगैरह आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, राइट, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए, आज पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है तो अपन स्टार्ट करते हैं पेपर 2 के टॉपिक से। क्लाइमेट एडाप्शन समिट 2021 से स्टार्ट करेंगे गाइज अपन। तो अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट एडाप्शन समिट 2021 को एड्रेस किया था, संबोधित किया था। दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में देखने को मिला था। तो इस समिट के दौरान क्या हुआ तो पूरे फैक्ट जानते हैं। सबसे पहली चीज तो इस समिट को किसके द्वारा होस्ट किया गया था? नीदरलैंड्स के द्वारा। इसके अलावा इस समिट पर मेन फोकस रखा गया है कि नए नए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। किस पर्पस के लिए? कि जो छोटे किसान हैं, काफी सारे मिलियंस ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो छोटे किसान हम लोग को देखने को मिलते हैं लाखों की संख्या में, जो कि क्लाइमेट चेंज के चलते काफी परेशान है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ है, अनइवन रेनफॉल का पैटर्न रिकॉर्ड किया जा रहा है। कभी किसी क्षेत्र पे ज्यादा वर्षा होती है, किसी क्षेत्र पे नहीं होती है। कभी एकदम ज्यादा वर्षा हो जाती है, कभी एकदम ज्यादा सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं गिरता, राइट। तो इसके कारण से किसानों को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। तो यहां पर कहा गया कि ऐसे एरियाज पर इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसके चलते किसान नई नई प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें, कि क्लाइमेट चेंज के चलते बेटर फूड प्रोडक्शन के लिए
कि वो फूड प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से कर सकें, बेटर तरीके से कर सकें, बेटर तरीके से क्रॉप्स को मैनेज कर सकें। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस वो जो अडॉप्ट करेंगे तो उस प्रैक्टिस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, वेरियस रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाए, साइंटिस्ट रिसर्चर्स या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। एग्रीकल्चर फील्ड मतलब वो वाली फील्ड नहीं, खेत वाली, एग्रीकल्चर एरिया की बात हो रही है। एग्रीकल्चर एरिया में इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसके चलते नई नई रिसर्च हो और नई नई प्रैक्टिसेस जो है वो फार्मर्स अडॉप्ट करें, राइट। तो ये चीज, इस चीज पर मेनली फोकस रखा गया। दूसरी बात, समिट के दौरान कहा गया कि इंडिया टारगेट कर रही है कि 2030 तक हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट करेंगे। याद रखिएगा, ये वाला टारगेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हम लोग एलईडी लाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं जिसके चलते हम लोग 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हर साल जो है वो बचाएंगे, रिड्यूस कर लेंगे, राइट। अब आप बोलोगे सर एलईडी लाइट से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कैसे कम होगा? तो देखो, एलईडी लाइट की जगह अपन दूसरी जब लाइट जलाते हैं तो दूसरी लाइट क्या करती है, पावर ज्यादा खींचती है एलईडी लाइट के कंपैरिजन में। हम एलईडी लाइट क्यों लगाते हैं? जिससे कि हमारा बिल जो है वो, घर का बिल जो है बिजली का कम आए, है कि नहीं? सभी लोग घर में एलईडी लाइट क्यों लेकर आते हैं? बिजली का बिल कम आए। बट इसको लार्जर पर्सपेक्टिव से समझो, आप एक ऑफिसर की तरह आप समझो, अगर सभी घरों में एलईडी लाइट्स लगेगी तब सभी घरों में क्या होगा, बिजली जो है वो उसकी खपत काफी कम होगी, कंजम्पशन बिजली का काफी कम होगा। और बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है, थोड़ा बैकग्राउंड पे आओ, बिजली का उत्पादन का सोचो कि बिजली कैसे प्रोड्यूस होती है। तो बिजली कब प्रोड्यूस होती है? जब ज्यादा मात्रा में कोयले को जलाया जाता है, तब जाकर नहीं पावर जनरेट होती है, राइट। भारी मात्रा में कोयले को जलाकर ही पावर जनरेट हो रही है। अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है रिन्यूएबल सोर्सेज की, सोलार की या फिर हाइड्रो पावर की, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरी कंट्री को चला सके। आज भी मेजर शेयर बिजली के प्रोडक्शन के लिए जब लगता है तो उसमें कोयला जो है वो जलाया जाता है, राइट। समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीजों को? तो कोयला जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होता क्या? होता है, क्योंकि कोयला जल रहा है। तो उस तरीके से आप समझो, तो यहां पर हम लोग 38 मिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बचाएंगे एलईडी को लगाकर। इसका मतलब यह है कि कम कोयला जलेगा, कम एनवायरमेंट पल्यूट होगा, राइट। तो ये अल्टीमेटली फायदा है। और ये समिट जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही है, क्लाइमेट एडाप्शन समिट है, कि क्लाइमेट चेंज के चलते हम लोग क्या क्या प्रैक्टिसेस अडैप्ट करें, क्या क्या प्रैक्टिसेस जो है वो शामिल करें अपनी पॉलिसीज में, अपनी डे टू डे लाइफ में, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज होने से बचा सकें हम लोग, रोक सकें क्लाइमेट के जो इफेक्ट्स हम लोग को हर दिन खतरनाक होते हुए जा रहे हैं, प्रभावशाली होते हुए जा रहे हैं, उसको रोक सके, राइट। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। इसके अलावा इंडिया जो है वो 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने पर काम कर रही है। टारगेट रखा गया है 2030 का, कि 2030 तक अपन 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया को, जमीन को, जो डिग्रेडेड जमीन है यानी कि जो बंजर जमीन है, उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे, राइट। दोबारा से वहां पर क्रॉप्स वगैरह हम लोग लगा सकें, एग्रीकल्चर कंडक्ट कर सकें, तो उस पर लेकर आएंगे, राइट। यानी कि क्वालिटी जो है वो जमीन की, उसको अच्छा करेंगे हम लोग, वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके, शामिल करके। इसके अलावा क्लीन कुकिंग फ्यूल का उपयोग किया जाएगा। क्लीन कुकिंग फ्यूल कौन से होते हैं? जैसे कि क्लीन कुकिंग फ्यूल में हम लोग को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी हो गई, नेचुरल गैस हो गई, राइट। तो ये सब चीजें, बायोगैस हो गई, तो ये क्लीन कुकिंग फ्यूल है। कन्वेंशनल कुकिंग फ्यूल के कंपैरिजन में ये क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है वो कम एनवायरमेंट को पल्यूट करते हैं और कई बार तो ना के बराबर करते हैं, राइट। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 80 मिलियन गांव क्षेत्र के जो घर हैं वहां पर हम लोग क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आज भी काफी सारी जगहों पर केरोसिन जलाया जाता है, केरोसिन जलाकर खाना पकाया जाता है या लकड़ी जलाकर खाना पकाया जाता है, जो कि एनवायरमेंट के लिए खराब है। तो हम लोग क्लीन कुकिंग फ्यूल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि एलपीजी उनको प्रोवाइड कराएंगे, राइट। और सोलार पावर के थ्रू भी वेरियस हम लोग नए नए इन्वेंशन जो है वो लेकर आएंगे, जिसके चलते कि सोलार पावर के थ्रू वो खाना पका सकें गांव क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, राइट। तो इस पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और 64 मिलियन हाउस होल्ड जो है उन तक हमें पीने के पानी का सप्लाई प्रोवाइड कराना है, यानी कि पाइप वाटर सप्लाई वहां पर प्रोवाइड कराना है 64 मिलियन हाउस होल्ड्स तक। तो ये सब चीजें जो है वो डिस्कस हुई इस समिट के दौरान, और ये सब कुछ टारगेट्स इंडिया के सामने नजर आए। तो ये पूरे टारगेट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स में भी आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आयुष संवाद की यहां पर बात हो रही है। आयुष संवाद सबसे बड़ी लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम ये हमें देखने को मिल रही है, आयुष संवाद। तो आयु से क्या निकल के आ रहा है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का संवाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें बताया जा रहा है माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी थीम है, माय हेल्थ मेरा स्वास्थ्य
माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा उत्तरदायित्व। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम है जिसको आयुर्वेद और कोविड 19 पेंडेमिक पर ऑर्गेनाइज किया गया है कि मतलब कोविड 19 पेंडेमिक जो है, जो वायरसेस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, कोरोना वायरस हो गया, और जो इम्यूनिटी, क्योंकि आप जानते हैं इसकी जिसकी इम्यूनिटी खराब है, कोरोना वायरस जो है वो उसको ज्यादा इफेक्ट करता है, और मौत जिन लोगों की हो रही है वो या तो ओल्ड एज वाले लोग हैं या फिर जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या जिनकी इम्यूनिटी खराब है, उनकी मौत हो रही है या उनकी कंडीशन काफी खराब हो रही है जो भी चपेट में आ रहे हैं कोरोना वायरस के। तो यहां पर आयुर्वेद की बात की कि आयुर्वेद को अगर लोग अपनाएंगे तो आयुर्वेद से कोई नुकसान तो होगा नहीं, बट लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी, राइट। तो इस पर ये अवेयरनेस कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को सपोर्ट है। 5 लाख से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे सिटीजन्स को लेक्चर्स के माध्यम के थ्रू सिटीजन्स में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। और इसकी जो थीम रखी गई है वो आयुर्वेद फॉर कोविड 19 पैंडेमिक हम लोग को देखने को मिल रही है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेद जो है वो लाभकारी है, राइट। अगर लोग आयुर्वेद की वेरियस प्रैक्टिसेस जो है वो करेंगे, जैसे कि कुछ जड़ी बूटियां वगैरह हो गई, या मतलब घरेलू होती है कुछ मतलब वो देंगे, नुस्खे वगैरह देंगे जिसके थ्रू अगर लोग डेली फॉलो करेंगे, जैसे कि अगर आप डेली अश्वगंधा लेते हो, डेली गिलॉय लेते हो, क्योंकि मैं पर्सनली ये सब चीजें लेता हूं, जैसे कि मेरा मॉर्निंग रूटीन इसी से शुरू होता है। गिलॉय शॉर्ट में लेता हूं, उसके बाद फिर एक अश्वगंधा मम्मी देती है वो लेता हूं, और भी 3-4 चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो वो सब चीजें लेना चाहिए सभी को, तो वो इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा होता है। मैं तो अपनी हेल्थ रीजंस के कारण लेता हूं, और बाकी सभी को वैसे लेना चाहिए, इसकी कोई नुकसान तो है नहीं, बाकी अच्छा ही होता है। अच्छा, एक और चीज है स्टूडेंट लोग के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ब्राह्मी करके एक आता है। ब्राह्मी पता है क्या होता है? मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। अगर आपके घर के आसपास पतंजलि हो, या आप पतंजली को अगर पसंद नहीं करते हो, तो कहीं से भी ब्रह्मी जो है वो ले लेना। ब्रह्मी बहुत अच्छा होता है, कहते हैं कि उससे माइंड पावर जो है वो इंक्रीज होता है, राइट, मेमोरी पावर। ठीक है, तो ये चीज है गाइस, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था आयु संवाद से रिलेटेड। सिर्फ इतनी जानकारी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। अब गाइस नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे, तो देखिए ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो प्रशासन है, उसने अनाउंसमेंट किया है, घोषणा करी है कि वो अपने रिलेशंस पैलेस्टीनियंस के साथ रिस्टोर कर रहे हैं, और पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को वो सहायता प्रोवाइड कराएंगे। नई नई पॉलिसी वगैरह कुछ लेकर आने वाले हैं पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की सहायता करने के लिए। अब यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक कर बताना चाहूंगा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, राइट, एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो कहीं पर नोट डाउन कर लो, और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और जिन्होंने मैगजीन को सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिया है पेड पैकेज का, पेड सब्सक्रिप्शन, तो गाइज मैंने ये चीजें आपको जो पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं, जैसे कि लिखो, आप लिखते चलो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या इशू है। तो इस एंगल को मैंने आप लोगों का क्लियर किया है। दूसरा एंगल मैंने आप लोगों का क्लियर किया है कि अरब कंट्रीज क्यों पैलेस्टीन को फेवर करती हैं। तो ये वाला एंगल भी आपको पता होना चाहिए कि अरब कंट्रीज क्यों पैलेस्टीन को फेवर करती है, राइट। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स पहले पैलेस्टीन को फेवर करता था, राइट, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जब हम लोग को देखने को मिला था, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इजराइल की तरफ हो गया था। और आपको पता होगा कि रीसेंट पास्ट में ये वाला जो एरिया है, ये मिडिल ईस्ट का जो हम लोग को देखने को मिलता है, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, तो ये जो एरिया है मेडिटेरेनियन सी के पास वाला, तो इस एरिया की न्यूज बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आपको वहां पर लिखना है, आप जो अभी लिखते चल रहे हो ना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर लिखिए आप कि आपको ये मिडिल ईस्ट के मैप को अच्छे से देखना, ये आपका आज का टास्क है, बहुत अच्छे से देखना है। और एक क्वेश्चन भी आप लोगों का कि कौन सी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो लेक्चर को ये वाला फिनिश करने के बाद आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा अभी जो एट प्रेजेंट हमें देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का दोबारा से शिफ्ट पैलेस्टीनियन की तरफ चला गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने दोबारा से पैलेस्टीनियन को फेवर करने की घोषणा कर दी है। तो अब ये एक शिफ्ट हम लोग को नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में फेवर किया जा रहा था इजराइल को, और अब बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में फेवर किया जा रहा है पैलेस्टीनियंस को। तो अब आने वाला समय काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में इसी मुद्दे से रिलेटेड आपके पास काफी सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं, तो जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाकी ये जो मैंने 3-4 एंगल्स आपको बताए,
तो उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा 6 डेज का वॉर भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, उसी यानी कि जब मैं आपको पैलेस्टीन के मुद्दे के बारे में समझा रहा था तो उसी समय मैंने आप लोग को 6 डे वॉर के बारे में भी पढ़ाया हुआ है। तो ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं गाइस, इस पर आपको आज ही ये पूरे टॉपिक्स की तैयारी करनी है, आज के आज ही। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो मैगजीन को फॉलो अप कीजिएगा, और जो अभी पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं आप कोशिश करिए इन सब टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़ने की। बाकी मुझे 1-2 दिन का समय दीजिएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैंने जब जब जो जो टॉपिक्स पढ़ाए हुए आप लोग को, तो वहां से वो मैं निकाल कर, वहां से एक्सट्रैक्ट करके एक सिंगल वीडियो आपको दे दूंगा, क्योंकि ये वाला जो मुद्दा है वो आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे से जो है वो अभी कवर करना है। और एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा, जैसे कि जेरूसलम को लेकर पूरा मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता था पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, दोनों ही जेरूसलम को अपनी कैपिटल जो है वो घोषित करते थे। तो पहले यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पहले यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो घोषणा करता था कि जेरूसलम जो है वो पैलेस्टीन की कैपिटल है, राइट। बट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी थी ऑफिशियली कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में यूनाइटेड स्टेट्स रिकॉग्नाइज करता है कि इजराइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलम है। तो ये एक मुद्दा आ गया था, और अब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दोबारा से इजराइल से जो लाइट है यानी कि इजराइल पर जो प्रकाश जो डोनाल्ड ट्रंप ने डाला हुआ था, वो अब प्रकाश जो है वो शिफ्ट होकर, रोशनी जो है वो शिफ्ट होकर पैलेस्टीन के ऊपर पड़ रही है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार की चीज देखने को मिलने वाली, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के रिलेशंस काफी सारी अरब कंट्रीज के साथ बेटर करने की कोशिश करी थी। तो अब क्या उस रिलेशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो भी अपन थोड़ा सा देखेंगे। और क्योंकि पैलेस्टीन के पास जो है वो शिफ्ट चला गया अभी, मतलब इसका बाइडेन का। अब देखो पैलेस्टीन के ऊपर अगर बाइडेन हाईलाइट कर रहा है तो डेफिनेटली अरब कंट्रीज को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अरब कंट्रीज तो डेफिनेटली फेवर करेंगी करेंगी। बट इजराइल के साथ किस प्रकार की अप्रोच होती है यूनाइटेड स्टेट्स की, ये अब देखने वाली बात है। तो आने वाले समय में जब आर्टिकल्स आएगा तब अपन और ब्रॉड तरीके से देखेंगे। बाकी ये जो पूरी चीज मैंने आपको अभी लिखवाई है, ये पूरी चीज आप कवर करके चलिए। 2-1 दिन का समय दीजिएगा, 2-1 दिन में मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर इस पर दे दूंगा, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। गाइस डिस्कस करेंगे इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के बारे में। तो देखिए अभी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस का टॉपिक न्यूज में क्यों था, इसको मैं थोड़ी देर से समझाऊंगा। पहले क्लैरिटी रख लो कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस है क्या। तो गाइस ये एक प्रकार का ग्रुप है नेशन स्टेट्स का, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही आता है। और ये ग्रुप किस पर काम करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने पर काम करता है, रिफॉर्म लाने पर काम करता है, राइट। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म जो है गाइस काफी समय से पेंडिंग है, आप लोगों को पता होगा। इस पर अपन ने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी चीज जो है वो डिटेल में डिस्कस करी हुई है। अभी कुछ समय पहले अपन ने इसके बारे में बात करी थी, यूएनएससी के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन है, लिखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने टोटल परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके नाम लिखकर बताइएगा। कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके नाम लिखकर बताइएगा। और क्या इंडिया इलेक्ट हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर की पद पर, सीट पर, तो इसके बारे में बताइए। और अगर हुई है तो पास्ट में पहले कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इंडिया इलेक्ट हुई है, तो इसके बारे में आप लिखकर बताइए, राइट। और इंडिया को एक मेंस का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको 50 वर्ड में आपको लिखना है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों शामिल होना चाहिए, राइट। कि क्या वजह है इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर शामिल होने की, कि क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर लिखकर बताइए। काफी डिटेल में अपन ने कुछ समय पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अब आईजीएन पर वापस आ जाते हैं, इंटर गवर्नमेंटल नेटवर्क पर वापस आ जाते हैं, सॉरी नेगोशिएशन पर वापस आ जाते हैं, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन। तो इसमें काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, G4 नेशंस, G4 के अंदर इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, इसके अलावा L69 ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इसके अलावा अरब लीग और कैरिबियन कम्युनिटी। तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आईजीएन के मेंबर के तौर पर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के मेंबर के तौर पर, राइट। और ये सभी ग्रुप जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सेट ऑफ पोजीशंस को, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस प्रकार की रिफॉर्म लानी चाहिए। क्योंकि ये सब जो ग्रुप्स हैं ये अलग अलग क्षेत्र के हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोई अफ्रीका का है, कोई कैरेबियन का है, कोई डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने यानी कि ये अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग क्षेत्र के रीजन वाइज।
राइट, अलग अलग इश्यूज हैं। तो उनको किस प्रकार से चेंजेस लाने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो अलग अलग तरीके से जो है वो सामने रखते हैं अपनी बात की, इस प्रकार के चेंजेस लाने चाहिए। तो अब जब ये अलग अलग ग्रुप, अलग अलग क्षेत्र के, ऑल ओवर द वर्ल्ड के, अगर ये अपने इश्यूज जो है वो सामने रखेंगे, सुधार के बारे में रिकमेंड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपने पर्सपेक्टिव से सेपरेटली, तब क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से ओवरऑल एनालाइज किया जाएगा कि किस तरीके के चेंजेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होने चाहिए, जिसके चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी जगह पर जो है वो फायदा मिल सके चेंजेस का, रिफॉर्म का। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म तो काफी समय से पेंडिंग है, राइट। और 2016 में एक ओरल डिसीजन अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसके तहत एक डिक्लेरेशन को अप्रूवल दिया गया था। और ये डिक्लेरेशन जो था उसको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, जिसने आउटलाइन किया था स्टेटस कंसेंसस का, कि आम सहमति जो है वो आईजीएन के मेंबर्स की उस समय जो है वो क्या है। तो इस पर जो है वो सहमति हुई थी। तो बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूं। एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जेंस ये जो अडॉप्ट किया गया था, ये है क्या। तो देखो गाइस, 5 टोटल मुद्दे हैं सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड, उनमें से 2 मुद्दे ये एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जेंस के देखने को मिलते हैं। ये रिफॉर्म से रिलेटेड ही है, सुधार से रिलेटेड ही है। और ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि जो रिलेशनशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये किस प्रकार की होगी, राइट, किस प्रकार के इनके रिलेशनशिप में सुधार लाए जाएंगे। तो इस इशू पर बात होती है एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जेंस में। और दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साइज की बात होती है कि उसमें कितने मेंबर्स को ऐड करना चाहिए, कौन से मेंबर्स को ऐड करना चाहिए। और इंडिया को तो डेफिनेटली ऐड करना ही चाहिए। और इसका आंसर जरूर आप मेंस का आंसर है 50 वर्ड में लिखिए, ज्यादा नहीं, इतने वर्ड्स में आप लिखिए, सफिशिएंट है अभी के लिए, राइट। क्योंकि इतने 50 वर्ड में आप आंसर लिखोगे तो एक्यूरेट आप लोग को, यानी कि क्योंकि देखो डेटा बहुत सारा है, बट उसमें आपको 50 वर्ड्स में किस प्रकार से मैनेज करना है उसकी भी प्रैक्टिस करते चलो। और जो मैं बता रहा हूं, जो चीज कह रहा हूं करने के लिए, वो उसी दिन करना, उसको पोस्टपोन मत करना, ठीक है। तो ये चीज मेरी ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है कि कभी कभी कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं रिपीटेड कि जिसमें आपके लिए थोड़े ज्यादा टास्क हो जाते हैं, बट कभी कभी आप देखोगे कि अब मैं बिल्कुल कोई भी आपको टास्क नहीं देता करने के लिए, बट कभी कभी ज्यादा रहते हैं, तो फिर मैं आपको उस अकॉर्डिंग बताता हूं कि ये आप करो, और करना आपका काम है। करोगे आप तो 100% गारंटी सिलेक्शन होगा, ये बात पक्की है। तो और देखिए, अभी ये टॉपिक आईजीएन का न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशन से हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो उनका कहना है कि लगभग 13 साल हो गए इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन के, जब वो शुरू हुआ है। और इन्होंने, क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो है वो किस पर काम करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म पर काम करती है। तो यहां पर इसके द्वारा ये भी कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज की डेट में प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों को, इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रही, प्रभावी ढंग से उस पर कार्य नहीं कर पा रही है, उसको रिजॉल्व करने पर, राइट, जो भी इश्यूज आज की डेट में चल रहा है। और उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह है इंक्लूसिविटी, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सीट्स हम लोग को, जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो वो ग्लोबली आज की सिचुएशन के हिसाब से, करंट की सिचुएशन के हिसाब से, वहां पर मेंबर कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन उसके अकॉर्डिंग इक्वली हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, क्षेत्र वाइज भी, और आज की डेट में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहले का समय कुछ और था गाइस इंडिया के लिए, हम लोग को पहले के समय पे दूसरी कंट्रीज की सहायता की आवश्यकता थी। आज की डेट में हम इतने केपेबल हो गए कि दूसरी कंट्री की सहायता करते हैं, राइट। इंटरनेशनली हमारा नाम है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें कंट्रीज, यानी कि फॉरेन कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज मेजोरिटी तौर पर हमें सपोर्ट करती हैं, राइट। तो हमारा लेवल जो है वो एक अलग ही हो गया। अगर मतलब एशिया के क्षेत्र की बात करें तो इंडिया एक पावरफुल कंट्री है एशिया के क्षेत्र पे, और वर्ल्ड लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का नाम अलग ही आज की डेट में हाईलाइट होता है। चाहे वो रिसर्च की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस की फील्ड हो, किसी भी फील्ड की अगर अपन बात करें तो इंडिया हर एक एरिया पर ग्रो कर रही है। और जैसे कि इंडिया के डिसीजन इंटरनेशनली अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस अडॉप्ट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसे काफी सारे डिसीजन है इंडिया के जो कि इंटरनेशनली काफी सारी कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किए गए हैं, राइट। तो इंडिया का एक लेवल जो है वो आज की डेट में अलग ही हो गया है पहले के मुकाबले। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए, और यही रिफॉर्म की आवश्यकता है। और यही वजह है कि आज की डेट में सिक्योरिटी और पीस के, यानी कि शांति और सुरक्षा के जो इश्यूज है इंटरनेशनल लेवल के, तो उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये चीज है, तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें गाइस, तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को 50 साल पूरे हो गए हैं। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश की मिलिट्री ने
आर्म्ड फोर्स ने हमारे अभी रिसेंटली जो रिपब्लिक डे हम लोग को देखने को मिला है, तो रिपब्लिक डे की परेड में बांग्लादेशी फोर्सेस जो थी, बांग्लादेशी मिलिट्री जो थी, उसने पार्टिसिपेट किया था हमारी रिपब्लिक डे परेड में, राइट। तो इसको लेकर बांग्लादेश का टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में मैंने काफी डिटेल में कल ही आप लोगों को एक ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करा के बता दिया है पूरी चीजें। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, ऑडियो लेक्चर खबरी पॉडकास्ट पर जाइए, वहां पर झा सर एकेडमी आप सर्च करिए, वहां पर आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। और यूट्यूब पर अपना जो चैनल है, यही वाला करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल यूट्यूब पर है, तो उस पर मैं आप लोगों को ये पॉडकास्ट जो है वो कमिंग संडे को सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट आप अभी अगर सुनना चाहते हैं तो फिर आप चले आइए खबरी पॉडकास्ट पर। ये टॉपिक को जरूर सुन लेना, लगभग 28 मिनट का ये टॉपिक है, बट जरूर सुन लेना, क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को एक बार कवर कर लिया तो आपका इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप का जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक है, वो आपका पूरा का पूरा करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा और एक आपका अच्छा आप मीन्स का आंसर जो है वो लिख सकोगे। और रही बात इस टॉपिक के नोट्स की, तो इसके नोट्स जो है वो पीडीएफ पेड पैकेज पे आपको मिल जाएंगे। पूरे नोट्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने अभी कवर कराया है, लगभग 28 मिनट का वो ऑडियो लेक्चर था, राइट। तो जरूर सुन लेना। और उसके नोट्स आपको आज के लेक्चर में ही, यानी कि आज के लेक्चर के टॉपिक में ही ऐड करके प्रोवाइड करा रहा हूं मैं आपको। गाइज, अब नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, किसके द्वारा रिलीज की जाती है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की होती है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देखो नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट बताती है कि पूरे दुनिया भर में इकोनॉमी की क्या स्थिति है, उसके बारे में बताती है। तो अभी हाल ही में एक लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो जारी करी है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा, और इसमें इसने एस्टिमेट किया है इंडिया की जीडीपी के बारे में। बताया कि इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में 11.5% से ग्रो करेगी, 11.5% की देखने को मिलेगी। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 की बात हो रही है। अभी हम लोग किस महीने पर हैं? जनवरी महीने पर है। तो क्या जनवरी महीना 2021 और 22 के अंदर आएगा? नहीं, 2021 और 2022 का फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना थोड़ा। अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू नहीं हुआ है, इसने प्रोजेक्शन किया है, एस्टिमेशन लगाया कि इतनी इंडिया की जीडीपी होगी, 11.5% का एस्टिमेशन इसके द्वारा दिया गया है तकरीबन, कि इतनी बढ़ोतरी हो सकती है इंडिया की जीडीपी की। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इंडिया स्पेसिफिक प्रोजेक्शन की बात करें तो जो अभी जो फिस्कल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है अभी, कौन सा? अभी जनवरी में हम है, तो कौन सा चलेगा? 2020 और 2021 का। तो 2020 और 2021 में इकोनॉमी जो है वो 10.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। इसने बताया कॉन्ट्रैक्शन श्रिंक हुई है, मतलब वीक हुई है। क्यों वीक हुई है? आप जानते हैं कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी, बिजनेसेस बंद हो गए थे। तो इसके कारण से जैसा वर्ल्ड में हम लोग को देखने को मिला है इकोनॉमी वीक हुई है, वैसा ही इंडिया की भी इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिला है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो 10.3% का बताया गया। और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो उसमें 11.5% का प्रोजेक्शन रखा गया कि इतनी ग्रो करेगी। यानी कि अक्टूबर 2020 में जो इन्होंने प्रोजेक्शन बनाया था, यानी कि पहले जो इसने बताया था आईएमएफ ने 2020 में, उससे 2.7% बढ़ाकर बताया है। और पिछले अक्टूबर में आईएमएफ ने प्रोजेक्शन दिया था 8.8% रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 2021 और 2022 में होगी। अब इसने बढ़ाकर 11.5% कर दिया है, राइट। और 2022 और 2023 के लिए 6.8% की ग्रोथ जो है वो इसने प्रोजेक्ट करी है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और सरकार ने, गवर्नमेंट्स ने किस प्रकार से प्रोजेक्शन किया है 2020 और 21 के लिए, तो लेटेस्ट रिवीजन जो करंट फिस्कल ईयर का हम लोग को देखने को मिल रहा है वो हायर बताया जा रहा है सरकार के एस्टीमेट से। सरकार ने जो एस्टीमेट लगाया था वो 7.7% का लगाया था, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टीमेट लगाया था 7.5% का, और 8.8% का आईएमएफ ने पहले प्रोजेक्शन किया था, और उसके बाद फिर इसने 11.5% का कर दिया है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्शन है आईएमएफ का, वो सरकार के प्रोजेक्शन से काफी ज्यादा बताया जा रहा है। तो क्या रीजन है कि सरकार ने जो एस्टीमेट रखा है और आईएमएफ ने जो एस्टीमेट रखा है, और आईएमएफ का एस्टीमेट जो है वो ज्यादा है सरकार के एस्टीमेट से, तो उसके पीछे का क्या कारण है? तो उसके पीछे का कारण यह है कि आईएमएफ ने देख लिया है कि इंडिया ने जो अभी रीसेंट पास्ट में डिसीजन लिए हैं, एक्शंस लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं,
कोरोना वायरस के साथ डील करने के लिए, इकोनॉमिक डाउनफॉल को रिकवर करने के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। तो किस प्रकार के सरकार ने मेजर्स लिए हैं कोरोना वायरस से डील करने के लिए, इकोनॉमिक डाउनफॉल से इंडिया को रिकवर करने के लिए? तो कोविड-19 इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज, आपको पता होगा इस अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को, आत्मनिर्भर पैकेज को। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा है तो मैगजीन उठाओ और रिवाइज करो पूरी चीजें, क्योंकि इस प्रकार के जब टॉपिक न्यूज में रिपीट होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है ऐसे टॉपिक पर दोबारा से ऐसे टॉपिक को रिवाइज करने की, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो रिपीटेड होते हैं उनसे रिलेटेड 110% चांसेस होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने के। रिपीटेड टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ऐसे टॉपिक्स का जिक्र हो रहा है तो डेफिनेटली आपको रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैगजीन है, आप तुरंत जो है वो रिवाइज करिए ये सब पूरे टॉपिक्स को जो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। तो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आपको पढ़ना है, आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में, आत्मनिर्भर अभियान के बारे में आपको पढ़ना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये स्कीम, इस स्कीम के तहत गरीब कल्याण योजना स्कीम का नाम है, मतलब पुअर को बेनिफिट प्रोवाइड कराने की ये स्कीम है। ये स्कीम के तहत हम लोगों ने 1.70 लाख करोड़ रुपीस का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था गरीबों को हेल्प करने के लिए, राइट। और आत्मनिर्भर अभियान के तहत हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करें, बिजनेसेस वगैरह सेटअप करें। इंडस्ट्री हमारी कंट्री में सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब्स मिलेगी इंडस्ट्री सेटअप होने से। इंडस्ट्री सेटअप होगी तो इंडिया में जो हम लोग बाहर से जो सामान मंगाकर कंज्यूम करते थे वो बाहर से सामान नहीं मंगवाना होगा, इंपोर्ट नहीं करवाना होगा, तो इंपोर्ट जो है वो बच जाएगा, इंपोर्ट नहीं होगा। और इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंडिया मेड प्रोडक्ट जो है वो यूज करने लगेगा, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रो करेगी। और हमारी कंट्री में डोमेस्टिक यूज के लिए ही नहीं बल्कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, जो भी सामान प्रोड्यूस करेंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा मिलेगा, राइट। तो अल्टीमेटली हमारी इनकम भी होगी। तो इस प्रकार से इन फ्यूचर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होगी। तो यही सब चीजें देखी आईएमएफ ने और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इंडिया की जो प्रोजेक्शन है जीडीपी का उसको इंडिया की सरकार के रेट के मुकाबले काफी ज्यादा बताया है, राइट। क्योंकि आईएमएफ को पता है, आईएमएफ ने एनालाइज कर लिया कि इंडिया ने जो एक्शंस लिए हैं वो काफी शानदार हैं और उसके तहत इंडिया में ग्रोथ नजर आएगी ही। इसके अलावा सरकार ने जो अनाउंस किया था लिक्विडिटी मेजर क्या होता है? मतलब सरकार ने जो कोशिश करी है कि मार्केट में पैसा रिलीज करने की लोगों के हाथ में इजीली पैसा जल्दी से जल्दी आ जाए, इसके लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर फोकस किया है। क्यों एमएसएमई पर फोकस किया है? तो एमएसएमई में काफी सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। हमारी जो जनता है वो मेजोरिटी तौर पर एमएसएमई के साथ जुड़ी हुई है और मेजोरिटी तौर पर अगर जनता के पास हाथ में पैसा नहीं होगा, उनकी कमाई नहीं होगी, उनको जॉब्स नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी डाउनफॉल पे आएगी। तो हमें प्रोवाइड कराना है कि हर एक इंडिविजुअल जो है, स्पेशली जो हम लोग का मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस जो है वो जहां पर ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं एम्प्लॉयज, तो वो वाला एरिया, वो वाला सेक्टर जो है वो अफेक्ट ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि वो अफेक्ट होगा तो मेजर तौर पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए एमएसएमई पर फोकस करते हुए कि एमएसएमई को फंडिंग आसानी से मिल जाए, राइट, उनको वेरियस रिलीफ वगैरह मिल जाए, तो इसके लिए वेरियस एक्शन जो है वो सरकार के द्वारा लिए गए, वेरियस पॉलिसीज और स्कीम्स वगैरह जो है वो लाई गई। तो इसके बारे में अपने डिटेल में पूरी बात करी थी, राइट। तो ये था इंडिया का सिनेरियो। अब ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में भी ग्रोथ हम लोग को 5.5% से देखने को मिलेगी 2021 में और 2022 में 4.2% से देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबली भी अब सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व हो रही है, सॉल्व हो रही है। और आईएमएफ ने 3.5% का कॉन्ट्रैक्शन 2020 में देखा था। क्यों देखा था? तो आपको पता ही है कि वहां पर हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली थी कोरोना वायरस के चलते। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सब कुछ बंद हो गया था, ट्रेड वगैरह बंद हो गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गए थे, राइट। इकोनॉमिक डाउनफॉल जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस कर रहा था और 4.4% का डिक्लाइन उससे पहले जो है वो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया था वर्ल्ड इकोनॉमी के मामले में। और इसके अलावा 0.3% पॉइंट जो अपवर्ड हुआ है, यानी कि पहले के मुकाबले 2021 के प्रोजेक्शन के लिए 0.3% जो ऊपर की तरफ जो है वो आईएमएफ ने रेज किया है अपने पैरामीटर को कि आने वाले समय में जो है वो 2021 में 5.5% की ग्रोथ जो है वो नजर आएगी, जो कि इसने प्रोजेक्शन किया है ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में। वो इसलिए क्यों किया है? क्योंकि बाद में जाकर काफी सारी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज बनाई, अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को रिजॉल्व करने का काम किया और जो कि पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जो है वो ले जा रहा था कि वो जो एक्शन ले रहे हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो ये चीज है।
और ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो वो भी 2021 में 8% के लगभग जो है उसमें ग्रोथ नजर आएगी। ऑयल के प्राइसेस जो है, तेल के प्राइसेस जो है वो 2021 में राइज होंगे, बढ़ेंगे। और इसके अलावा बताया गया है कि नॉन ऑयल कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर 2021 में महंगाई होने वाली है, इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई गई, यानी कि नॉन ऑयल कमोडिटी और ऑयल कमोडिटी भी, तो उसमें इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। और दूसरी इकोनॉमी जहां पर हाई परसेंटेज ग्रोथ बताई जा रही है तो चाइना। चाइना के अंदर 2021 में 8.1% की ग्रोथ बताई जा रही है। उसके बाद फिर स्पेन, फिर फ्रांस बताई जा रही है। और चाइना की बात करें तो चाइना इकलौती मेजर कंट्री के तौर पर देखने को मिली है जिसने 2020 में ग्रोथ करी है 2.3% से, और बाकी पूरी कंट्री जो है उनमें ग्रोथ हम लोग को नहीं देखने को मिली सिवाय चाइना के, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और 5.6% से ये 2022 में एक्सपेंड करेगी। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया कि इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, क्योंकि इनइक्वालिटी इसलिए बढ़ी है, वो मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की यहां पर बात हो रही है, इनकम के आधार पर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो काफी सारे लोगों को जो जॉब्स नहीं मिली है, काफी सारे लोगों के पास जो जॉब थी उनको जॉब से हटा दिया गया है। और इवन अगर अपन बात करें जैसे लेबर्स की, तो लेबर्स को भी बहुत बड़ी परेशानी आई है। जो ऑलरेडी गरीबी से जूझ रहे थे जो लोग, वो और भी ज्यादा गरीबी में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि सब एक्टिविटी बंद थी। जैसे कि लेबर्स वगैरह जो है, अगर हम बात करें वेज लेबर्स वगैरह की, तो जो वेजेस के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बनाई जब जाती है तो उस समय काफी सारे लेबर्स को हायर किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। बट रियल एस्टेट का काम ठप पड़ गया, राइट। कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं बन रही इस समय। अभी तो फिर भी शुरू हो गया है दोबारा से, बट अगर हम बात करें कि कुछ महीनों के पीछे की बात करें तो उसमें भारी नुकसान पड़ा है गरीबों को। और उसके कारण से और भी लोग जो मतलब अबव पॉवर्टी लाइन पे थे, तो वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन पे शामिल हो गए। और इतने सालों से जो मेहनत की थी कि गरीबी को दूर करना है, गरीबी को निकालना है, लगभग बताया जा रहा है कि 20 सालों की जो मेहनत थी गरीबी को रिड्यूस करने की, तो वो रिवर्स हो गई है। यानी कि जो हमने मेहनत करी थी वो निल हो गई, जीरो हो गई, 20 सालों की मेहनत खत्म, राइट। कि जो लोग को हम लोगों ने फोकस किया था लोगों को गरीबी से निकालना है, तो वो 20 सालों की मेहनत खत्म हो गई है। और लगभग 90 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में गिर सकते हैं 2020 और 21 के पीरियड में। तो स्थिति जो खराब देखने को मिली थी, काम नहीं मिल रहा था लोगों को, इसके कारण से इनकम लॉस जो है वो लोग झेल रहे थे, यानी कि इनकम वगैरह उनकी नहीं हो पा रही थी। एजुकेशन के मामले में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बंद थे। महिलाओं को, युवाओं को काफी प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ी एज अ वर्कर के तौर पर। और आज की डेट में भी जो भी लेस स्किल्ड वर्कर है उनको काम पे रखा नहीं जा रहा है, तो ये वाला भी एक इशू है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी के कारण इनइक्वालिटी जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी है कोरोना वायरस के कारण। और इसके बारे में इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट भी सामने आई थी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की गई थी। उसने भी यही चीज बताया था कि कोविड पैंडेमिक के चलते इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी और ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई है, राइट। तो ये चीज जो है वो इस रिपोर्ट में देखने को मिली। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो आईएमएफ उस समय बनाई गई थी जिस समय वर्ल्ड बैंक बनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। किस पर्पस के लिए? कि जो भी वॉर के कारण जो भी कंट्रीज जो है वो अफेक्ट हुई हैं, जिनका नुकसान हुआ है वॉर के कारण कंट्रीज का, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, यानी कि दोबारा से उनको स्टेबल किया जाए। तो इसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाई गई थी। और ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने एग्री किया था कि ये अपनी कॉन्फ्रेंस जो है वो सेटअप करेंगे ब्रिटेन वुड्स में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसलिए इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस जो है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। और ये अगर आईएमएफ की बात करें 1945 में इसको बनाया गया था, क्रिएट हुई थी ये। और ये बेसिकली 189 कंट्रीज के द्वारा गवर्न की जाती है और 189 कंट्रीज के लिए अकाउंटेबल है ये, राइट। जो कि लगभग पूरे ग्लोबल मेंबरशिप ही हम लोग को एक प्रकार की देखने को मिलती है। और इंडिया ने 1945 को 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ को ज्वाइन किया था। और आईएमएफ का प्राइमरी पर्पस क्या है कि ये इंश्योर करना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में क्या आता है? सिस्टम ऑफ एक्सचेंजेस, रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो ये जो है ये स्टेबल रहे। तो इंटरनेशनल जो पेमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी स्टेबल रहे। एक्सचेंज रेट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक्सचेंज रेट का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि $1 कितने रुपए का है, तो ये क्या है? एक्सचेंज रेट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये स्टेबल रहे, किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी जो है वो ना इस सिस्टम में देखने को मिले, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। तो इस पर ये फोकस करती है।
और ये फोकस करती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह जो हैं या फिर ऐसी कंट्री जो इकोनॉमी के कारण अफेक्ट हो गई है तो उनको सपोर्ट करने का काम करती हैं, या किसी प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण उनको नुकसान हुआ है या किसी भी XYZ वजह से किसी कंट्री को कोई नुकसान हुआ है, मतलब इकोनॉमिक डाउनफॉल किसी कंट्री के अंदर है, तो उसको मतलब रिवाइव करने पर उसकी हेल्प करती है, उसको वेरियस सपोर्ट ऑफर करती है, अलग अलग प्रकार से फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराती है और इवन उसको वेरियस मेजर्स बताती है, सोल्यूशन बताती है कि कैसे उसे अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसकी दूसरी एक और रिपोर्ट भी है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि ये जारी करती है, रिलीज करती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए IMF से रिलेटेड भी। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। पेपर 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि आप लोगों के लिए CSET का कोर्स अवेलेबल है और आपको CSET की लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, बकायदा लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। एक क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये रिकॉर्डिंग कितने समय तक वैलिड रहेंगी, यानी कि कितने समय तक इस रिकॉर्डिंग का वो यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो गाइस रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके अपने पास रखो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक ये रिकॉर्डिंग आपके पास है, राइट। तो ये लाइफ लॉन्ग आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, क्योंकि आपको ये रिकॉर्डिंग्स जो है वो डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, आप अपने सिस्टम पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है वो कई बार होता है लॉक कर दिया जाता है रिकॉर्डिंग्स वगैरह को कि आप सिर्फ वेबसाइट पर ही रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। आप अपने पास रखिए डाउनलोड करके, जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो जैसे CSET की लाइव क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, वैसे ही हिस्ट्री का भी कोर्स अवेलेबल है और काफी कम फीस में ये कोर्स अवेलेबल है गाइज आप लोगों के लिए। तो इसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और हाईली रिकमेंडेड, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो और अभी इस साल एग्जाम देने वाले हो या इवन अगले साल भी देने वाले हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल है, राइट। क्योंकि जो रेट यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस रेट पे और आपको ये वाली जो फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो और कहीं नहीं मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन पर पूरी जानकारी दी हुई है इसके बारे में, नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, तो उस लिंक पर क्लिक करके इससे रिलेटेड जानकारी ले लीजिएगा, या फिर अगर कुछ पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब अपन पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड वेपन्स सिस्टम डिजाइन सेंटर की यहां पर बात करेंगे। देखो इंटीग्रेटेड वेपन्स सिस्टम डिजाइन सेंटर है ये, तो जो वेपन्स वगैरह जो होते हैं, मिसाइल्स वगैरह जो होती है, उसको उसके सिस्टम को डिजाइन, यानी कि कैसे मिसाइल ऑपरेट करती है, किस सिस्टम के थ्रू मिसाइल ऑपरेट करती है, तो वो जो सिस्टम है उसको डिजाइन करने का एक सेंटर जो है उसका उद्घाटन किया है हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया है और DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो हैदराबाद में है, तो वहां पर इसका उद्घाटन हुआ है। इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन फैसिलिटी जो है ये किस पर काम कर रही है कि हमारी कंट्री के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल के सिस्टम के हैं या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू मिसाइल जो है वो लॉन्च होती है, राइट, या मिसाइल को डायरेक्ट किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है जिस सिस्टम के थ्रू। तो ऐसे सिस्टम को डिजाइन करने का ये हम लोग को सेंटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स को, जो वेपन सिस्टम्स वगैरह जो होते हैं, उनको डिजाइन किया जाएगा इस सेंटर पे। तो ये काफी शानदार चीज है हमारी कंट्री के लिए। और इसके अलावा उद्घाटन एक एक्सपो का भी हुआ है, न्यू मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोजिशन एंड सेमिनार हॉल, इसी कैंपस के अंदर इसका भी हुआ है, यानी कि एक्सपो हुआ है। और इस एक्सपो के अंदर कि जैसे कार एक्सपो वगैरह, बाइक एक्सपो वगैरह देखते हो ना, वैसे ये मिसाइल का एक्सपो है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम डिस्प्ले यहां पर किए जाएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर ये पूरा टॉपिक था जिसकी आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। अंडमान, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो लॉन्च की गई हैं। तो इसको लेकर ये टॉपिक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस जो है उसको हरी झंडी दिखाई है। इलेक्ट्रिक बसेस का इंट्रोडक्शन से क्या मतलब है, एक तो कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराना और एमिशन को कट डाउन करना, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक बस धुआं वगैरह नहीं छोड़ेगी, तो एमिशन जो है वो रिड्यूस होगा, कम होगा, राइट, कंपैरेटिवली फ्यूल जो छोड़ती है। अब मैं कम होगा इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि इलेक्ट्रिक बस जो चलती है वो किसके ऊपर बेस चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस चलती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसमें अगर आपसे लॉजिकली अगर पूछ लिया, वैसे तो आंसर में आप लिखोगे तो इसमें आप ये सब चीजें इतना डिटेल में एक्सप्लेन मत करना, बट फिर भी अगर पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ ली जाए इस प्रकार की चीजें कि इलेक्ट्रिक बसेस जो है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो टोटली जो है वो एनवायरमेंट के लिए हेल्दी होती हैं क्या, तो आप हाँ तो बोलना कि टोटली होती हैं एनवायरमेंट के लिए, बट आप ये भी मेंशन कर देना कि कंप्लीटली नहीं होती, 100% नहीं होती। फिर आप उसके पीछे लॉजिक ही वाला दे देना कि पावर जो जनरेट होती है कि हम जो है वो अभी केपेबल नहीं है कि पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू अपन एनर्जी जनरेट कर लें, राइट। बट
आप ये भी बोल सकते हो कि अगर जिस जगह से वो इलेक्ट्रिक, जैसे आप अपना एग्जांपल ले सकते हो कि मैं अपने घर में, मेरे घर में लगे सोलार पैनल्स और उसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूं और उसी इलेक्ट्रिसिटी को मैं अपनी गाड़ी में जो है वो मतलब ट्रांसमिट करता हूं, ट्रांसफर करता हूं और उसके थ्रू मेरी गाड़ी चलती है, तो फिर वो हो गया 100% मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, टोटली 100% एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि वो फिर एनवायरमेंट को किसी प्रकार से पल्यूट नहीं करेगा। बट जो नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में, उसमें क्या हो रहा है कि वो इनडायरेक्टली एनवायरमेंट को तो अफेक्ट कर ही रहा है कहीं ना कहीं से, तो अपन इसको 100% एनवायरमेंट को ये ठीक कर रहा है वो नहीं कह सकते। तो ये वाला लिंक भी और ये वाला लॉजिक भी आपको क्लियर रखना है, माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि लोग बाग जो है वो ऊपरी ऊपरी देखते हैं और थोड़ा सा डीप में नहीं घुसते। और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल एंड पॉइंट पता होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज की एटलीस्ट जड़ आपको पता होनी चाहिए। तो यही तो एक डिफरेंस क्रिएट कर जाता है आपके आंसर में और दूसरों के आंसर में। तो आपको इस प्रकार से अपने आंसर को भी लिखना है। मुझे स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर आंसर कैसे लिखें, आंसर कैसे लिखें, तो ये सब सुना करो और इसको फॉलो किया कर, जो मैं अक्सर बताता हूं। अच्छा, 40 इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोजेक्ट जो है वो इसने लिया है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने, राइट। और ये 100% सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की, जो कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हम लोग को देखने को मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, राइट। और एनवीवीएन की बात करें अपन, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की, तो ये जो बॉडी है गाइज, इसने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है। 90 इलेक्ट्रिक बसेस बेंगलुरु के अंदर इसके प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू इसके, और उसी के अंदर आ रही है ये। और बसेस जो है वो नमा मेट्रो नेटवर्क, जो बैंगलोर मेट्रो है, तो उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रही है। तो ये जो एनवीवीएन है ये ऑलरेडी बेंगलुरु में भी प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और अंडमान में भी इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोजेक्ट पर ये काम कर रही है, और ये डेवलप कर रही है और प्रोवाइड करा रही है जीरो एमिशन मोबिलिटी सोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या फिर व्हीकल सेगमेंट के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं मारुत के बारे में। मारुत क्या है, तो सिंपल सी चीज इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का खुद का पहला डिजाइन किया गया इंडिया के अंदर ही और डेवलप किया गया फाइटर एयरक्राफ्ट जो है मारुत, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होना चाहिए मारुत के बारे में। और अभी मारुत को नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के अंदर जो है वो पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा गया है कि पब्लिक जो है वो उसको देख सकती है मारुत को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। आगे की बात करें, एमफेक्स 21 की बात करें, तो ये लार्ज स्केल ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज है एमफेक्स 21, और ये कंडक्ट की गई है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे 21 से लेकर 25 जनवरी के बीच में, राइट, अभी रिसेंटली। और ये एक्सरसाइज में हमारी नेवल शिप, एम्फीबियस ट्रूप्स जो आर्मी के हैं और अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के हैं, तो उसने पार्टिसिपेट किया। तो हमारी सभी फोर्सेस ने मिलकर पार्टिसिपेट किया, तो इसके चलते ये जो एक्सरसाइज है वो किस पर फोकस करती है कि कहीं पर भी अगर कोई ऑपरेशन करना है तो उसमें हमारी सभी फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व हों और ऑपरेट करें, किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दें। तो इस प्रकार की चीज, इसमें काफी सारे मतलब एयरफोर्स के हम लोग को देखने को मिलता है अलग अलग एसेट्स वगैरह, राइट। हमारी नेवल फोर्स के एसेट्स देखने को मिलते हैं, आर्मी के एसेट्स देखने को मिलते हैं, तो मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एमफेक्स 21 अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में हुई ये एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिली। और ये था गाइज आपका लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर गाइज जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और आज का आपका जो होमवर्क है, तो लेक्चर के दौरान काफी सारे मैंने आपको ऑलरेडी टास्क दे दिए हैं। इसके अलावा साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिम्स्टेक और सार्क, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लोगे और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं लेक्चर के दौरान पढ़ने के लिए, अगर आप पूरे फिनिश कर लेते हो, पूरा कर लेते हो आज रात तक, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। और रही बात पीडीएफ पैकेज की, तो पीडीएफ पैकेज की फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है। पूरे महीने के लेक्चर्स के पीडीएफ आपको दिए जाते हैं, हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप फेसबुक पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलो अब मिलेंगे अपन कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।